Yeah. Good morning, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? कंफर्म करो. आवाज आ रही है कि नहीं? आदित्य, अनुज, अमन, संदीप, क्विकली बोलो. सर आपका माइक ऑफ है। हाँ. अभी क्लियरली ऑडिबल है. हाँ सर। हाँ. चल. नाउ इन दिस केस अभी हम स्टार्ट करेंगे आज डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन. ठीक है. थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन लगेगा, बेसिक डिफरेंशिएशन लगेगा, तो ये आपको इससे बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ इन दिस केस सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. ठीक है. सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली अ इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव होते हैं और साथ में वेरिएबल होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस केस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसके अंदर डेरिवेटिव है और साथ में आपके पास वेरिएबल है. सिमिलरली दिस केस, तो जिस भी इक्वेशन में आपको दिखेगा कि आपके पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है और साथ में आपके पास वेरिएबल है, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. नाउ इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ दिस इज समथिंग जो या तो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेते हैं या फिर 2 मार्क क्वेश्चन के फॉर्म में आता है. कॉन्सेप्ट इजी है बट एक छोटा सा मिस्टेक करते हो, उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए समझना प्रॉपरली. ऑर्डर का मतलब क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपियरिंग इन द इक्वेशन. इसका मतलब ये है, सपोज करो कि इक्वेशन लिखा हुआ है जिसके अंदर डी टू डब्ल्यू बाई डी एक्स टू भी है और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी है. इसका मतलब कहना है इसे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव है. ये सबको पता है ऑलरेडी. दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव. तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा वो डिसाइड करेगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री का, या यू कैन से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर. सो यहाँ पे ऑर्डर इज नथिंग बट जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है. जैसे इस केस में ऑर्डर आपके पास हो गया बेसिकली 2. नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन. ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था इसका जो पावर होगा बेसिकली वो हो जाएगा डिग्री. तो इस केस के लिए जो आपका ऑर्डर है वो होगा 2, डिग्री होगा बेसिकली 1. चेक कैसे किया? ऑर्डर देखने का सिंपल तरीका था कि आपके पास जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो उसका ऑर्डर डिसाइड कर देगा, और जो उस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर रहेगा वो उसका डिग्री डिसाइड करेगा बेसिकली. तो इससे आप ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करते हो. नाउ ऑर्डर इज समथिंग जहां पे मिस्टेक नहीं करोगे, बट डिग्री इज समथिंग जहां पे मिस्टेक होती है. क्यों? उसका रीजन समझना. डिग्री में एक कंडीशन होती है विच इज टू डिफाइन या टू फाइंड द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन वी नीड टू हैव पॉजिटिव इंटीजर एज द इंडेक्स ऑफ ईच डेरिवेटिव. एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप जब डिग्री को डिफाइन करोगे ना तो एक चीज मेक श्योर करनी है कि जितने भी डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट हैं
सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए बेसिकली। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है या फ्रैक्शन है तो उसको आप पहले पॉजिटिव बनाओ फिर डिग्री डिफाइन करो। इसी को हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। सो यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स दे रखे हैं, समझना। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स टू है। तो मुझे बताओ इसमें कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है हाईएस्ट। लाइक दिस इज ऑर्डर वन एंड दिस इज ऑर्डर टू, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया? बोलो। ऑर्डर वन एंड ऑर्डर टू। सो ऑब्वियसली ऑर्डर टू इज हाईएस्ट। तो आपका इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो टू हो जाएगा, और इसकी जो पावर है वो बेसिकली वन है। तो इसका डिग्री अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर d3y बाई डी एक्स थ्री है और dy बाई डी एक्स है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर वन क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर थ्री, दोनों में से बड़ा हुआ ऑब्वियसली थ्री, तो आपके पास ऑर्डर इसका हो गया थ्री। नेक्स्ट इस d3y बाई डी एक्स थ्री पे पावर दे रखा था टू, तो इसका जो डिग्री है ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा टू। अभी सबको समझा ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन कैसे करना है? कंफर्म नहीं करोगे तो फिर मुझे माइक खुद ही अनम्यूट करना पड़ेंगे तुम्हारे। कुछ लोगों ने चैट में कंफर्म किया है। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन देखो। इसमें dy बाई डी एक्स है, एक्स वाई है, dy बाई डी एक्स है। मतलब ऑर्डर तो बेसिकली वन दिख रहा है, ऑर्डर में कोई टेंशन नहीं है, तो ऑर्डर आप सिंपली वन बोल दोगे। सो यहाँ पे आपका ऑर्डर वन हो गया। बट इस केस में डिग्री मिस्टेक हो सकता है, समझना क्यों। इसका पावर वन है, बट इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस वन बनेगा। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि डिग्री डिफाइन करने के पहले आपको मेक श्योर करना है कि सारे डेरिवेटिव का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। तो इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे तो इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब ये हो गया कि इसको यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बनेगा जिसमें आपको दिखेगा कि हर एक डेरिवेटिव का जो पावर है वो इंटीजर है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। और अब dy बाई डी एक्स के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक पावर वन के साथ एक पावर टू के साथ। जब डिग्री डिफाइन करनी होगी तो आपकी ऑब्वियसली जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो डिग्री डिफाइन करेगा। तो ऑर्डर हो गया वन बिकॉज एक बार डिफरेंशिएट किया था, और डिग्री हो जाएगा बेसिकली आपके पास टू बिकॉज वो उसकी हाईएस्ट पावर प्रेजेंट थी बेसिकली क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट इसको समझना। इसमें dy बाई डी एक्स दिख रहा है, d2y बाई डी एक्स टू दिख रहा है। मतलब ऑर्डर आपके पास टू हो गया फॉर श्योर बिकॉज हाईएस्ट वाला ये दिख रहा है। अब डिग्री पे केयरफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री पे देखो इसका भी पावर हाफ चल रहा है, इसका पावर थ्री बाई टू चल रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगी पहले तो। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं है बिकॉज यहाँ पे पावर माइनस टू है, तो इसको और एलसीएम ले लेंगे। अब आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि जिस टर्म ने मेरा ऑर्डर डिसाइड किया था टू, उसकी पावर है बेसिकली थ्री। दैट मीन्स द ऑर्डर इज टू एंड द डिग्री इज थ्री। तो ये आपके पास हो जाएगा बेसिकली ऑर्डर एंड डिग्री। सो ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट सिंपल चलेगा कि आपको ऑर्डर डिफाइन करने के लिए पता करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट कौन सा है, और उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो हो जाएगा बेसिकली डिग्री। डिग्री में खाली इतना ध्यान रखना है कि सारे डेरिवेटिव जो होंगे उनका पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ना तो वो नेगेटिव हो सकता है ना वो फ्रैक्शन हो सकता है। अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो उसको पहले अरेंज करो, पॉजिटिव बनाओ एंड देन सिंप्लीफाई करो। नाउ इन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हैं ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके लिए जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ टिक मार्क थे, तो जस्ट इग्नोर दीज टिक मार्क्स। आपके पास जो हाईलाइटेड पार्ट है खाली वही आपको सिंप्लीफाई करना है और वही आपको ट्राई करना है बस खाली। चलो यहां तक हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है। तो टेक्निकली पता है चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हो। सेकंड होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और आपको उसको सॉल्व करना है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था आपके पास? आपको सिंपल सा उसने इक्वेशन दे रखे हैं कर्व के। अब आपको बोला है कि इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। अब ये कैसे बनाते हैं इसका रीजन समझो। सबसे पहले आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और आप ये देखो कि उस इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या। नाउ सबसे पहली चीज ये समझना, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट इज समथिंग जो वेरिएबल नहीं है बट जिसका वैल्यू फिक्स भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल y equal to 4ax, obviously y is variable, x is variable, 4 is constant। बट अब ये जो a है ये a आपके पास कांस्टेंट तो है
बट ये फिक्स कांस्टेंट नहीं है। लाइक ए का वैल्यू 1 भी हो सकता है, ए का वैल्यू 2 भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली ए वेरिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस ए को हम बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमेशा एक सिंपल चीज समझना, जब आप वेरिएबल यूज करते हो तो आप यूज करते हो अल्फाबेट्स फ्रॉम द लास्ट, दैट इज एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये अल्फाबेट आपके वेरिएबल हो जाते हैं। जब आप आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करते हो तो आप यूज करते हो अल्फाबेट फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक ए बी सी, ये आपके बेसिकली आर्बिट्री कांस्टेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, दैट इज ए। अब लॉजिक ये कहता है कि आपके इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, आप अपनी इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, और आपका अल्टीमेट एम क्या होगा कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और एक इक्वेशन क्रिएट करना है जो वेरिएबल के फॉर्म में होगा और डेरिवेटिव के फॉर्म में होगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है इस पार्ट को। सो इन दिस केस अपने पास क्या है, y इक्वल टू 4ax आपके पास कर्व का इक्वेशन था। मैंने बोला दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो y का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स। 4a तो कांस्टेंट था, एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन बिकम्स 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आगे आपके पास बेसिकली 4a। नाउ अब आप क्या करोगे, इस 4a का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ x, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। जहां पे आपको कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करो कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से आपको उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, और जो भी इक्वेशंस बनी है उन सबको आपस में इस तरीके से अलाइन करना है कि आपके आर्बिट्री कांस्टेंट क्वेश्चन में से रिमूव हो जाए बेसिकली। लाइक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स। खाली क्वेश्चन को या इक्वेशन को देख के बताओ कि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, देख के बताओ जरा। 1। 1, वेरी गुड। एंड दैट आर वन आर्बिट्री कांस्टेंट इज ओनली सी, तो यहाँ पे आप एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब यहाँ भी सेम लॉजिक यूज करेंगे, देखना y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स, एक बार डिफरेंशिएट किया तो सी स्क्वायर का तो आपके पास डिफरेंशिएशन 0 हो गया, सी बाय एक्स का हो जाएगा माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या डिसाइड किया था, हम आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज सी का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस, और इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे आपको फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना इज इजी, आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतनी बार आप अपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, और उसके बाद आपको सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। दैट वाज अ सिंपल प्रोसेस। बट इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हुआ जहां पे आपको इक्वेशन उसने खुद डिफाइन कर दिया, एक होगा जहां पे इक्वेशन भी खुद बनानी होगी, लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है समझना, इसने बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स अबव एक्स एक्सिस एंड टचिंग एक्स एक्सिस ओरिजिन। इसने क्या बोला एक फैमिली ऑफ सर्कल है। नाउ फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे सर्कल में एक प्रॉपर्टी कॉमन चलेगा तो उसको हम फैमिली ऑफ सर्कल बोलते हैं। इसने बोला कि वो सारे सर्कल जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं, तो समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ बनेगा आपके पास, सर्कल्स जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कर्व का जनरल इक्वेशन लिखना है। तो एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको दिया है अल्फा कॉमा बीटा, रेडियस आपको दे रखा है आर, ठीक है। तो उस केस का या उस सर्कल का इक्वेशन बनता था एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के पहले इस कर्व का इक्वेशन खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अब कैसे क्रिएट करेंगे वो समझो। तो मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर ये सारे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो कैन आई से वाई एक्सिस जो है वो इन सर्कल का नॉर्मल हो गया, इन सबके परपेंडिकुलर होगा बेसिकली, क्योंकि टैंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो नॉर्मल बनेगी। और अगर वाई एक्सिस नॉर्मल है मतलब ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है 0। मतलब एक चीज कंफर्म है कि इसका सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट को लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूँ अल्फा, ठीक है। अब जब मैंने इसको सेंटर को अज्यूम किया है 0 अल्फा, तो कैन आई से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके यहां तक ये भी अल्फा हुआ। अगर ये डिस्टेंस अल्फा है तो सर्कल का रेडियस कितना हुआ, अगर ये डिस्टेंस अल्फा है तो हाउ मच इज रेडियस ऑफ सर्कल। सो रेडियस को आप डिफाइन कैसे करते थे, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। अगर आप सेंटर देख रहे हो तो ये सेंटर था, ये आपके पास पॉइंट ऑन दिस सर्कल था, तो बेसिकली रेडियस भी अल्फा हुआ। तो अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है क्या दिखेगा,
इक्वेशन में आप पुट करोगे x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे वेरीफाई कर लो, x माइनस जीरो का स्क्वायर उसने अल्फा की जगह b लिया है, y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। तो एक्स्ट्रा स्टेप ये हुआ कि जो इक्वेशन क्वेश्चंस में नॉर्मली दे रखा होता था, अब वो इक्वेशन भी खुद क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ अब मुझे खाली ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं? 1 वन। और वो कांस्टेंट कौन सा है? B बी। यस, वो कांस्टेंट है बेसिकली अपने पास बी। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई इक्वल टू जीरो, उसमें कांस्टेंट आया, आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास जो है वो हो गया बेसिकली बी। नाउ अब यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस से बी का वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो वो यहाँ पे भी कर रखा है बेसिकली। सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज टू एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस टू बी वाई का डिफरेंशिएशन इज माइनस टू बी डिवाइड बाई डी एक्स, जहां से आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। और ये बी का वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। सो दिस विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली। कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा जो आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो अगर डायरेक्ट इक्वेशन दे रखा है कर्व का, तो सीधे आर्बिट्री कांस्टेंट निकालो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, जितनी आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करके। अगर डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दिया है तो गिवन इन्फॉर्मेशन से इक्वेशन निकालने के लिए आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो उस पार्ट को एक बार चेक कर लेना, यही सेम चीज हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था बेसिकली, एरिया वाले पार्ट में। चलो, इसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं, अगेन जो हाईलाइटेड पार्ट है खाली वो ट्राई करना। ये जो टिक मार्क्स हैं इनको इग्नोर कर देना बस खाली। जो स्टार्टिंग पार्ट है वो आपके पास डायरेक्टली है, विच इज इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है। ये सारे पार्ट ज्योमेट्री बेस्ड पार्ट है बेसिकली। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। मैंने बताया चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है फॉर्मेशन, नेक्स्ट होता है सोल्यूशन, ठीक है। अब ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स भी हैं। इसमें एक टाइप ऐसा है जो आपके बोर्ड के स्पेसिफिक टाइप है, विच इज दिस वन ओनली, जिसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली बोर्ड एग्जाम में। द रीजन इसकी ये पार्ट किसी और एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है, लाइक जे वगैरह में इसको नहीं पूछते हैं और इसको पूछ सकते भी नहीं है, बिकॉज आपको वेरीफाई करना होता है। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक बार केयरफुली समझना, बहुत इजी पार्ट है। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन में केयरफुल रहना पड़ेगा। इसने क्या बोला? वेरीफाई दैट y sec x इक्वल टू tan x प्लस सी इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको कभी भी वेरीफाई करना है कि कोई गिवन इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो आपको क्या करना होगा? आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एग्जैक्टली इसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को लिया, y sec x इज इक्वल टू tan x प्लस सी। नाउ योर क्वेश्चन बिकम्स y tan x या sec x इक्वल टू tan x प्लस सी। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ। ओके।
सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। नाउ, सो इन दिस केस अब आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई करना होता है कि ये जो इक्वेशन है इसके करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। प्रोसेस नॉर्मल रहेगा, आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको पता है कि y इंटू सेक एक्स है। जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो यहाँ पे अप्लाई होगा यूवी रूल। यूवी रूल अप्लाई होगा तो बेसिकली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बिकम सेक एक्स इंटू टैन एक्स, प्लस सेक एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसमें सब में से sec x कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। अब जब आप मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि यस, ये इक्वेशन वही था जो क्वेश्चन में दिया था, मतलब वेरीफाई हो गया। तो दिस इज समथिंग जहां पे आपको मार्क्स इजीली मिल जाएगा, बिकॉज आपको सोल्यूशन को वेरीफाई करना है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करोगे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि डिफरेंशिएशन एक बार हो, इट डिपेंड्स अपॉन कि इक्वेशन में कितनी बार दे रखा है। जैसे यहाँ पे दिस वॉज द इक्वेशन, अब उसने आपको क्या बोला, वेरीफाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन दो बार हुआ है बेसिकली। तो अगेन हम भी सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं ले लूंगा y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। नाउ y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी आपको क्वेश्चन दे रखा था, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स। नेक्स्ट इज x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ अप्लाई होगा यूवी रूल, दैट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन इज वन। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट्स द सेम इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट ये आता है कि आप इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हो। ठीक है, इसी में एक स्पेसिफिक पार्ट और भी है, इसको समझना। इसको हम बोलते हैं, यू कैन से, सॉरी, यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ आपने वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं सोल्यूशन के पार्ट पे। ठीक है, सोल्यूशन का पार्ट बेसिकली क्या होता है, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और अब आपसे बोलेगा कि बताओ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग कर्व का इक्वेशन क्या है। मतलब उल्टा हो गया, अभी उसने क्या दिया था, कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को दिया था, अब बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालो। इसमें एक सिंपल लॉजिक समझना, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालना तभी पॉसिबल है जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर वन और डिग्री वन का हो। इसको ध्यान रखोगे, आपके सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर वन और डिग्री वन के ही क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज बाकी सबके लिए प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, वो एक अलग प्रोसेस है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ ऑर्डर वन डिग्री वन के क्वेश्चन ही मिल सकते हैं। तो आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे जहाँ पे सोल्यूशन पूछा गया होगा तो वो डेफिनेटली ऑर्डर वन डिग्री वन का ही होगा। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसने सिंपल सा क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस टर्म। डी वाई बाई डी एक्स लिखा है मतलब ऑर्डर वन हो गया, बिकॉज एक बार डेरिवेटिव निकाला है और उसका पावर वन है, मतलब डिग्री भी वन हो गया है। तो आपके पास ऑर्डर वन डिग्री वन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ सोल्यूशन, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जहां पे आपको आंसर में एक सी मिलेगा, जो कि सी एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट जिसके फॉर्म में आंसर आएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको वो सी का वैल्यू मिल जाएगा, इट कुड बी वन टू थ्री विद अ गिवन कंडीशन। तो दोनों केस को समझते हैं, पहले हम बात करते हैं जनरल सोल्यूशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, आप एक ऑर्डर फॉलो करना, मैं आपको उसी ऑर्डर में सिखा भी रहा हूँ। पहला सबसे चीज ट्राई करोगे, वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ना, तो पहला चीज हमेशा चेक करना कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। वेरिएबल सेपरेट होने का मतलब क्या होता है, जहां पे डी वाई लिखा है उसके साथ में वाई के सारे फंक्शन, जहां पे डी एक्स लिखा है उसके साथ में एक्स के सारे फंक्शन। अगर ऐसा हो सकता है तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लाइक इन दिस केस आप खुद देखो, अगर मैं dx को राइट साइड में शिफ्ट कर लूं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। अब ये आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, क्यों, एक तरफ में dy है जहां पे आपके पास सब y का फंक्शन एक साथ है और एक तरफ में x का फंक्शन एक साथ है। नेक्स्ट स्टेप क्लियर था, आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। अब आपके पास सिंपल है, इंटीग्रेशन dy का मतलब तो y हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने का सिंपल लॉजिक था, 25 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t अज्यूम करूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -2x जो कि बाहर लिखा हुआ था। तो वहां से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन या यू कैन से आपका इंटीग्रेशन होकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन डी वाई ये बन गया आपके पास y, इंटीग्रेशन रूट टी ये बन जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट किया, तो ये मिला आपको फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन दो बार कर रहे हो तो ऑब्वियसली साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को दो बार मत लिखना, आप कांस्टेंट को एक बार लिख दो बस खाली, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन कर्व।
इसके अंदर आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट सी आया है, इसी को हमने क्या बोला है, इसलिए जनरल सोल्यूशन। नाउ अब नेक्स्ट केस देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा था dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बाई टी। मुझे बताओ क्या इसको मैं रीअरेंज करके इस तरीके से शिफ्ट कर सकता हूँ कि वेरिएबल एक तरफ हो जाए, फॉर एग्जांपल x और dx सब इक्वल टू के एक तरफ आ जाए, और y या t और dt का टर्म एक तरफ आ जाए। इज इट पॉसिबल? क्या इस क्वेश्चन में हम वेरिएबल सेपरेशन यूज कर सकते हैं? yes sir. यस, तो यहाँ पे x log x को आप डिनोमिनेटर में ले आओ, dt को ऊपर ले जाओ, ये सेपरेट हो जाएगा। देखो कैसे, आपने x log x को यहाँ पे लिया और dt को ऊपर ले गए, तो इक्वेशन इस तरीके से बन गया। अब आप देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल है। अब मुझे दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करना है। इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, dt अपॉन टी मतलब लॉन टी हो जाता है। इस पार्ट का भी ईजी है, बट थोड़ा सा आपको एक स्टेप पता होना चाहिए। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो आप क्या करोगे, log x को t मान लोगे। जैसे ही आपने log x को t एज्यूम किया, तो उसका डिफरेंशिएशन बनेगा बेसिकली 1/x। तो यहाँ पे समझना, अच्छा t क्वेश्चन में ऑलरेडी था, तो लेट्स से मैं z एज्यूम कर लेता हूँ। log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x टाइम्स ऑफ dx इक्वल टू dz। अब जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, dx अपॉन x मतलब हो गया dz, dz बाय z का इंटीग्रेशन होता है बेसिकली लॉन मॉड z। तो z का वैल्यू आप पुट कर दोगे log x, मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा log x इक्वल टू log ऑफ t। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, समझना। आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन भी लॉग में है, ये फंक्शन भी लॉग में है, तो आप पता है क्या करो, कांस्टेंट को भी लॉग में ले लो, इट इज अलाउड। आप कांस्टेंट को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कांस्टेंट सी स्क्वायर 2c प्लस सी माइनस सी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, जिसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपने कांस्टेंट को भी सी के फॉर्म में ले लिया, दैट इज log x इक्वल टू log ऑफ t प्लस log ऑफ c। नाउ अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये बनेगा log x इक्वल्स टू log a प्लस log b, जिसको आप लिख सकते हो log ऑफ t इंटू सी। सो यहां से सिंप्लीफाई करने पे लॉग लॉग कैंसिल, लॉग एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी इंटू टी। और आप चाहो तो फर्दर भी अरेंज कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी टी। सो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म जो है ना, इसको हमेशा सबसे पहले ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ यहां तक का जो पार्ट डिस्कस किया वो था आपके पास बेसिकली जनरल सॉल्यूशन। अब मैं आ रहा हूं एक कंडीशन पे जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जहां पे इनिशियल कंडीशन दे देगा, लाइक इन दिस क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और बोला जब x π/6 है तो उस पॉइंट पे y 0 है बेसिकली। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन में कि क्या आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो और x और y को सेपरेट कर सकते हो। तो यस, इस केस में पॉसिबल है, क्योंकि dy के अपॉन में e रेस टू 2y आ जाएगा और dx ऊपर चला जाएगा। dy के अपॉन में e रेस टू 2y आया, cos x के साथ dx आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, e रेस टू 2y अपॉन में लिखा हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट e रेस टू माइनस 2y dy। तो यहाँ पे लिख दिया e रेस टू माइनस 2y dy, cos x dx, सब दोनों को इंटीग्रेट किया। e रेस टू माइनस 2y का इंटीग्रेशन होगा आपके पास e रेस टू माइनस 2y अपॉन माइनस 2, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c। अब आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट, यहां तक जो आपने सोल्यूशन निकाला है, ठीक है, इसके बाद ये जो सी आता था, यहां तक जनरल सोल्यूशन है, बट इस केस में जनरल नहीं चाहिए, इस केस में पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू से आएगा। तो वैल्यू से कैसे आता है समझो। अब आप यहाँ पे सी का वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, उसने क्या बोला कि जब x π/6 है उस पॉइंट पे y 0 है, तो आप क्या करोगे, y को 0 पुट करो और x को π/6 पुट करो। जब आपने y को 0 पुट किया तो LHS हो गया माइनस हाफ, x को π/6 पुट किया तो RHS हो गया हाफ। माइनस हाफ मतलब सी का वैल्यू कितना आ गया, -1। सी का वैल्यू -1 आया तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा, विच इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, दैट इज माइनस ऑफ ई रेस टू 2y इक्वल टू 2 sin x प्लस -2। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। डिफरेंस खाली क्या होगा, जनरल सोल्यूशन के अंदर जो भी पॉइंट दे देगा वो करस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड वाई, उसको आपको पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर मिलेगा वहां से आपको कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, उस कांस्टेंट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बेसिकली। चल नेक्स्ट इज, हाँ अब यहां तक का जो पार्ट था अपने पास उसमें, सॉरी जस्ट स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया था, एक मिनट रुकना, वापस शेयर कर रहा हूँ मैं।
हाँ, सबको स्क्रीन वापस से विजिबल एक बार चेक कर लो, कंफर्म करना। यस सर। हाँ। नाउ अब जैसे यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ना, उसमें क्या था कि वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म डायरेक्टली एप्लीकेबल था। अब ये क्वेश्चन देखो, मुझे क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या इस केस में आप कुछ भी करके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, लाइक वाई के साथ में dy और एक्स के साथ में dx, क्या ये पॉसिबल है? तो इसमें आप कितना भी ट्राई करो, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अपना सेकंड फॉर्म आ जाएगा। सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। मतलब ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन नहीं है, बट इसको रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस होगा समझना। इसमें आपको खाली एक ही चीज को ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किसी लीनियर फंक्शन के फॉर्म में रहेगा, और लीनियर फंक्शन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये चीज दिखना इंपॉर्टेंट है। सो इस केस में क्या है, आप क्वेश्चन को देखो, आपको दिख रहा है कि ये एक्स प्लस वाई मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का बन गया। ऐसे केसेस में आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म लगाने का एक सिंपल टेक्निक होता है। ये जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको आप टी पुट कर दोगे, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ पे लॉजिक को समझना। आपने देखा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेक ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो लीनियर एक्सप्रेशन था उसको आप टी एज्यूम करोगे। तो इस केस में लीनियर एक्सप्रेशन जो था वो था बेसिकली एक्स प्लस वाई। तो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन आप एक्स प्लस वाई को पुट करोगे टी। नाउ एक्स प्लस वाई को आपने टी, जैसे इस क्वेश्चन में इसने यू ले रखा है बेसिकली, तो लेट्स से आपने एक्स प्लस वाई को यू ले लिया। जैसे ही आपने x प्लस वाई को u लिया, अब इस इक्वेशन को करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन वन, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा du बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू du बाई डी एक्स। अब आपको करना क्या है, जब आपने x प्लस वाई को u लिया तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक यू। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया, दैट इज कॉसेक यू माइनस वन, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, डी यू बाई डी एक्स का आपके पास जो वैल्यू है, एक सेकंड, ठीक है, इसने वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, हाँ बराबर। नाउ अपने पास जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू था वो मिला था अपने को बेसिकली कॉसेक यू माइनस वन। तो यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, मतलब कॉसेक यू माइनस वन। तो हुआ क्या, ये वन से वन कैंसिल हो गया, बचेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेक यू। और अब आप देखो, अब आप इसको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। डी यू के साथ में कॉसेक आ जाएगा, डी एक्स अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा दैट इज नथिंग बट साइन यू इंटू डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेट इजीली कर सकते हो, साइन यू का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस यू, dx का इंटीग्रेशन बिकम्स x। तो आपको खाली वैल्यू पुट करनी है जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, इन केसेस में क्या होता है कि अगर सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है क्या, अगर वेरिएबल सेपरेट हो गया तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप ट्राई करोगे कि आप कन्वर्ट करोगे इसको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में, अगर आपको क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का दिखता है तो। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म का था तो आप डायरेक्टली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को कुछ टी एज्यूम कर लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, जिससे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहा था, बट वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज टाइप टू, ठीक है। क्वेश्चन को टाइप वाइज जाओगे तो मिस्टेक कभी नहीं होगा। नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस है, अगेन हाईलाइट कर दिया है, इनको ट्राई करना बस खाली। अब इसी में थर्ड पार्ट आता है, दैट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट को समझना। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हर टर्म का नेट डिग्री सेम हो। नाउ व्हाट डू मीन बाय नेट डिग्री, तो एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इससे ही समझना। एक टर्म लिखा हुआ है विच इज थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, डिग्री जो है वो कांस्टेंट डिसाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ वेरिएबल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो एक्स का डिग्री टू दिख रहा है, वाई का डिग्री टू दिख रहा है, जेड का डिग्री वन है, ठीक है। अगर ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो नेट डिग्री का मतलब है सबकी पावर को ऐड कर लो। सो टू प्लस वन मेक्स इट फाइव, इसलिए इस टर्म का नेट डिग्री फाइव है, ठीक है। तो कभी भी आपको और किसी टर्म का नेट डिग्री निकालना हो, टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो उनके पावर को ऐड कर लोगे। अगर टर्म्स डिवीजन में है तो उनकी पावर को सबट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ वाई बाय एक्स, कोई बताएगा वाई बाय एक्स का नेट डिग्री कितना होगा? एनीवन? सो y का पावर है वन, x का पावर है वन,
डिवीजन में है तो डिग्री बेसिकली आपके पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी वन है नीचे भी वन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपस में, तो ये जीरो हो जाएगा। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि x इंटू वाई का नेट डिग्री, तो अब इसका डिग्री कितना होगा? 1। नहीं बेटा, टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का पावर भी वन है, y का पावर भी वन है, नेट डिग्री का मतलब दोनों का एडिशन हो जाता है। तो जब मल्टीप्लाई करते हो दोनों की डिग्री ऐड होती है, तो इसका नेट डिग्री आपके पास टू हो जाएगा। जब डिवीजन करते हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसका नेट डिग्री जीरो हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। कभी भी आप अगर दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करोगे और उनका नेट डिग्री चेक करोगे तो डिग्री एडिशन से आनी चाहिए, और जब दो वेरिएबल को डिवाइड करोगे और डिग्री चेक करोगे तो उनका डिग्री आपके पास बेसिकली सब्ट्रैक्शन से आना चाहिए। इस लॉजिक को आपको ध्यान रखना है बस खाली। नाउ, अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास सभी टर्म्स का नेट डिग्री सेम हो, उसको हम बोलेंगे बेसिकली होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे होमोजेनस का एग्जांपल समझना। लेट्स से मैंने आपको एक इक्वेशन दिया है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिसमें एक्स क्यूब इंटू वाई है। मुझे बताओगे एक्स क्यूब इंटू वाई का आपके पास नेट डिग्री कितना हुआ? 4। फोर। नेक्स्ट टर्म है एक्स वाई क्यूब, इसका नेट डिग्री कितना हुआ? 4। फोर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे समझना, डी वाई बाई डी एक्स मतलब ऊपर भी वन था नीचे भी वन था, तो यहाँ से नेट डिग्री इसका तो जीरो हो गया, और बचा यस सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका भी नेट डिग्री फोर हो गया। मतलब कहना है से इनमें सभी टर्म्स का नेट डिग्री फोर है, मतलब ये इक्वेशन क्या बन गया आपके पास बेसिकली? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। नाउ अब इसमें ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका नेट डिग्री क्या होगा? 1। वन, वेरी गुड। इसका नेट डिग्री क्या होगा? थ्री। 3। थ्री। तो क्या ये इक्वेशन होमोजेनस हुआ? नो सर। नो, इसलिए लिखा है थ्री इज नॉट अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको होमोजेनस इक्वेशन पहचानना तो आसान है। नाउ होमोजेनस इक्वेशन एक बार पहचान लोगे तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो समझना। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, थोड़ा सा टिपिकल है तो केयरफुली ऑब्जर्व करना। सबसे पहले आपने इक्वेशन को देखा और इस तरीके से आपने डिग्री को चेक किया। डिग्री को चेक करने के लिए लॉजिक क्या है वो समझ लो। सबसे पहले आपने चेक किया फर्स्ट टर्म को। मुझे थोड़ा देख के बताना, फर्स्ट टर्म का नेट डिग्री कितना है? सो दिस इज 4। एक्स स्क्वायर, हाँ वेरी गुड। एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स, नेट डिग्री फोर हो गया। नेक्स्ट टर्म जो बनेगा वो होगा एक्स क्यूब इंटू डी वाई, इसका नेट डिग्री कितना हुआ? फोर। 4। फोर अगेन। एंड नेक्स्ट टर्म इज वाई क्यूब इंटू डी वाई, इसका भी नेट डिग्री फोर हो गया। तीनों टर्म्स का नेट डिग्री फोर है, मतलब ऑब्वियसली आपके पास इक्वेशन होमोजेनस बन गया। अब होमोजेनस को सॉल्व कैसे करते हो उसको समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लेके आओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से dx को अपॉन में लिया और डिवाइड कर दिया बेसिकल, तो इक्वेशन इस फॉर्म में बन गया। अब होमोजेनस को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है वो समझो। आपको पुट करना होता है y इज इक्वल टू वी एक्स। नाउ ये प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू वी एक्स आपने इक्वेशन में पुट किया, ऑब्वियसली x और y वेरिएबल थे, v भी खुद एक वेरिएबल है। y इक्वल टू वी एक्स आपने इक्वेशन में पुट किया। अब आपको पता है कि जब भी आप कुछ इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हो तो पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन, कि आपने जो भी पुट किया है उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो और उसको सिंप्लीफाई करो। तो इस क्वेश्चन में भी मैं सेम करूंगा। मैंने y इक्वल टू वी एक्स पुट किया, अब मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज वन, प्लस एक्स इंटू वी का डिफरेंशिएशन इज डीवी बाई डी एक्स। ये सबको समझा कैसे लिखा? यस सर। यस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड है, जहां जहां आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे वहां पे ये सब काम आएगा आपको, ठीक है। अब ये जो आपने y इक्वल टू वी एक्स पुट किया है, ये आप क्वेश्चन में पुट करो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स माइनस दिस, इस तरीके से आपको टर्म मिलेगा। अब आपने क्या क्या किया समझना, जहां पे y था उसकी प्लेस पे वी एक्स पुट किया, y की प्लेस पे वी एक्स, और जो डी वाई बाई डी एक्स था उसकी प्लेस पे मैंने v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स पुट कर दिया। अब ये दिखने में अजीब सा इक्वेशन बना है, बट इसको एक बार सिंप्लीफाई करो, ये डेफिनेटली एक सिंपल फॉर्म में बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, इन दोनों में से एक्स क्यूब है, ये पूरा एक्स क्यूब तो कॉमन निकल गया, ठीक है, और कॉमन निकल के जीरो में चला गया, तो एक्स क्यूब को आपने हटा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ v बचा है, यहाँ पे बचा है वन प्लस वी स्क्वायर, वी प्लस एक्स टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स, पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया। जब पूरे को मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है क्या दिखेगा, अब ये क्वेश्चन फाइनली एक ऐसे फॉर्म में आ गया जहां पे आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो और वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंपल लॉजिक हमेशा समझना, विच इज, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, वो
फाइनली सिंप्लीफाई सिर्फ तब होगा जब वो एग्जैक्ट वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्टेड है, कैसे? क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस साइड v और dv ही लिखा हुआ है और इस साइड x और dx लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने का सिंपल लॉजिक था, इसको सेपरेट करो तो 1/v⁴, दिस इज 1/v dv और ये हो जाएगा dx/x, खाली इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड तो आपके पास क्या बन जाएगा बेसिकली, v⁻⁴ dv प्लस dv/v इज इक्वल टू dx/x। इंटीग्रेट किया तो दिस बिकम्स द फाइनल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, v का वैल्यू पुट करना है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, y इक्वल टू vx लिया था, मतलब v इज इक्वल टू y/x। v अगर आपने y/x पुट किया तो आपको फाइनली यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। नाउ नो डाउट ये जो वैरायटी है दैट इज होमोजेनस, ये सबसे लेंदी होती है, ठीक है। बट इसमें यह है कि स्टार्टिंग का स्टेप अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इक्वेशन होमोजेनस कैसा होता है और फिर ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज किया, तो आगे क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन पे कन्वर्ट हो जाता है। सो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना। नो डाउट ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बट दिस इज समथिंग जो आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग के एक दो स्टेप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया तो। पहला स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन जो आई थिंक इजीली कर सकते हो। स्टेप 2 इज सब्स्टिट्यूशन और उसका डिफरेंशिएशन। ये तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, आगे का पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन होगा बेसिकली। चलो इसी में नेक्स्ट इज x dy/dx इक्वल टू x टाइम्स ऑफ y/x प्लस v y। नाउ वापस समझना, टेल मी द नेट डिग्री ऑफ दिस टर्म कितना होगा? बोलो, x इंटू dy/dx का नेट डिग्री कितना होना चाहिए? सो हमने डिस्कस किया था dy/dx का नेट डिग्री 1 होगा, सॉरी 0 होगा, और इसका 1 होगा। तो नेट डिग्री कहना है से इसका 1 होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि इसका तो आपस में कैंसिल हो गया, x⁻⁴ था तो इसका नेट डिग्री 1 हो गया। सिमिलरली y/x का नेट डिग्री 0, मतलब इस पूरे टर्म का नेट डिग्री इज 1, इसका नेट डिग्री इज ऑल्सो 1, तो हर एक टर्म का नेट डिग्री 1 है, मतलब दिस इक्वेशन इज होमोजेनस। क्या यहां तक का पार्ट समझा? सबका डिग्री मैंने 1 कैसे बोला? कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, नाउ अब सबका डिग्री बना गया तो हमारा सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड था, दैट इज सबसे पहले हम पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, और जब y इक्वल टू वी एक्स पुट किया तो ये बनेगा dy/dx इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv/dx। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, जहां जहां पे y लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे हम पुट करेंगे vx। तो y दो ही जगह था, दोनों जगह मैंने vx पुट कर दिया, ये vx और ये vx। दूसरा, जहां पे dy/dx लिखा है उसकी प्लेस पे ये टर्म को पुट कर देंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बचेगा, x टाइम्स ऑफ dy/dx की प्लेस पे आ गया v प्लस एक्स dv/dx, x टाइम्स ऑफ tan vx और ये v। सिंप्लीफाई करने पे आपको दिखेगा, सबसे पहले तो ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ये x भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि v से v भी कैंसिल है। अब जरा इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और कहना है से ये जो इक्वेशन है इसमें तो आप वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर सकते हो, लाइक x के साथ में dx जा सकता है, v के साथ में dv जा सकता है। ये समझ रहा है सबको? सो अल्टीमेटली होमोजेनस इक्वेशन में क्या था, अपना जो सब्स्टिट्यूशन है वो अपने को हेल्प करता है क्वेश्चन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। तो अब मैंने वही किया, dv के अपॉन में आ गया tan v, dx के अपॉन में आ गया बेसिकली x। नाउ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, tan v को आपने 1/tan v को आपने लिखा cot v, dx का इंटीग्रेशन 1/x का अपने को पता है, cot v का इंटीग्रेशन इज ln sin v, इसका इंटीग्रेशन इज ln x। मैंने बताया था ऑलरेडी, अगर दोनों चीजें लॉन में आई हैं तो कांस्टेंट भी लॉन सी के फॉर्म में ले लोगे। अब आपको पता है log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b होता है, तो आपका आंसर रहेगा log ऑफ साइन v इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू सी। तो फाइनल वैल्यू होगा साइन v इज इक्वल टू x इंटू सी, और आई कैन सिंपली से साइन ऑफ y बाय x इज इक्वल टू सी एक्स। ये आपका आ जाएगा फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। सो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के केसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है, उनका अप्रोच स्टैंडर्ड था। आपको सिर्फ यही अप्रोच को फॉलो करना है जस्ट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ओके, इसके क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। नाउ नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको केयरफुली समझना बिकॉज दिस इज समथिंग जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, और दिस इज समथिंग जहां पे आपके पास ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन भी नहीं करना है, इसमें सबसे इजी पार्ट ये होता है कि आपको एक फॉर्मूला याद करना है। अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सबसे पहले लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैथमेटिकली लीनियर जहां भी आया है उसका मतलब था डिग्री 1, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो सारे क्वेश्चन डिग्री 1 और ऑर्डर 1 के थे,
तो मैं उस डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं। अब जो डिग्री यहाँ पे मेंशन है उस डिग्री का मतलब है किसी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ये जो इक्वेशन लिखा है इसमें dy बाई डी एक्स है, साथ में क्लियरली मेंशन है पी वाई का मतलब है कि y की पावर क्या हो गई है, वन। अब ये जो p और q है ना, ये x के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। तो कैन आई से, अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है जहां पे p और q x के फंक्शन है, मतलब y के रिस्पेक्ट में इसका पावर फिक्स हो गया है वन, दिस इज वाई इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल का पावर आपके पास फिक्स है एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है, इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ, सो जस्ट अ सेकंड। यस, सो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है अपने पास, जहां पे एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर बेसिकली वन होगा, उसको हम बोलेंगे लीनियर। इन टर्म्स ऑफ वाई ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें एक चीज ध्यान रखना, खाली आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करना है जिससे आपको प्योर क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज, सबसे पहले हम निकालते हैं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज इंटीग्रेशन या ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अब आपको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन मिलता है, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डीएक्स। आपको अगर पहचानने में आ गया कि ये इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में लीनियर है, तो सिर्फ पहला आई एफ निकालो और सीधा आंसर लिख दो, दो स्टेप में आपका सोल्यूशन आ जाएगा। सबसे इजी वे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट पे ही होते हैं बेसिकली। द रीजन इज क्लियर कि आपके पास इस पार्ट में क्या हो जाता है,
कि जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बनता और सबसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। हेलो। हाँ, सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना कि आपके पास जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस केस में आपने सबसे पहले निकाला आई एफ का वैल्यू, दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और फिर उसके बाद आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ठीक है। नाउ अब इस केस में क्या होगा अपने पास, इस केस में सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिर्फ पी और क्यू का पता करना होता है। अगर आपको पी और क्यू प्रॉपरली मिल गया तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। नाउ इसी में एक सेकंड केस और बनता है बेसिकली। सेकंड केस इज, अच्छा नहीं ठीक है, आपको यहाँ पे एक ही केस है बस सिंपल सा। आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू निकाल के ये इक्वेशन को यूज कर लेना है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, जैसे दिस क्वेश्चन, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करो, पूरे क्वेश्चन को देखो और देखो कि आपको ऐसा दिखता है कि जो एक वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर वन है। जैसे इन दिस केस आपको दिख रहा है कि जो y का हाईएस्ट पावर है वो बेसिकली वन है। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में आपके पास एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन है। ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? इक्वेशन देख के समझ रहा है वो चीज कि y का जो पावर है वो हाईएस्ट पावर वन आ रहा है बेसिकली, मतलब इक्वेशन लीनियर हो गया। नाउ अब अगर इक्वेशन लीनियर है तो आप सिंपल सा क्या करोगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करो विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन विच इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और मुझे एक बार कंपेयर करके बताओ कि अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करता हूं तो पी और क्यू का वैल्यू क्या है? चेक करो जरा, कंपैरिजन करने पे पी और क्यू का वैल्यू क्या दिख रहा है? सो डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज हो गया, y का टर्म भी एज इट इज है, y के साथ में जो लिखा है वो p है, इसमें y के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वन हो गया, तो p आपने बोल दिया बेसिकली वन। नेक्स्ट, राइट साइड में जो लिखा है वो q है, तो q का वैल्यू हो गया ई रेस टू माइनस एक्स। खाली कंफर्म करो p और q कैसे पहचाना है, ये सबको समझा? बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ये स्टेप हो जाएगा तो आप बाकी पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट मुझे कंफर्म करो कि p और q कैसे पहचाना, वो पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। चलो नेक्स्ट इज, आपके पास पी और क्यू का वैल्यू मिल गया, अब आप डायरेक्टली इक्वेशन यूज करोगे। इक्वेशन क्या था अपने पास? इक्वेशन इज y इंटू आई एफ। द इक्वेशन इज y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया y। आई एफ आपके पास जो है दैट इज बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब बेसिकली ये आपके पास रहेगा जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, q इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, अब q अगर ई रेस टू माइनस एक्स है तो हमने आई एफ को क्या डिफाइन किया था? हमने आई एफ को डिफाइन किया था ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वन था तो ई रेस टू एक्स हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया आपके पास आई एफ। अब अपना फाइनल सोल्यूशन क्या था? y इंटू आई एफ, मतलब y इंटू ई रेस टू एक्स
इंटीग्रेशन क्यू था ई रेस टू माइनस एक्स इंटू आई एफ, यानी कि ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये बनेगा आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास दिखेगा कि यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब बेसिकली ई रेस टू जीरो हो गया। तो फाइनल आंसर इज वाई इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी, और यू कैन सिंपली से y इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आ जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन। ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आपके पास कि जो इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है बाय हेल्पिंग आउट कि आपके पास कौन सा वेरिएबल है उसमें या फिर कौन सा वेरिएबल का पावर वन चल रहा है। दैट इज वन थिंग। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप पी और क्यू का वैल्यू निकाल लोगे। पी और क्यू का जो वैल्यू है वो आपको इक्वेशन से कंपेयर करके दिख जाएगा कि पी का वैल्यू क्या है और क्यू का वैल्यू क्या है। एक बार आपका क्यू का वैल्यू आ गया, देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट अपॉन आई एफ, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपका जो आई एफ का वैल्यू होगा वो होगा बेसिकली ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स। ठीक है। ये सॉरी पी डी एक्स नॉट क्यू डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। आई एफ निकालने के बाद आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करना है, एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू बेसिकली। सो सिंप्लीफाई कैसे किया वो पार्ट सबको समझा अभी? Yes, कंफर्म sir. करो। चलो, नेक्स्ट इज इसी में एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट किस तरीके से किया है? जो मैंने पहला पार्ट डिस्कस किया वो था लीनियर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है सो करेक्शन कर लो। ये ऐसा है, अगर लीनियर एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ तो चेंज क्या होगा? तो इक्वेशन दिखेगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब पी और क्यू जो है वो वाई के फंक्शन बन जाएंगे, बाकी पूरा लॉजिक सेम चलेगा। जो आई एफ है वो था ई रेस टू पी डी एक्स, ये था ई रेस टू पी डी एक्स, अब ये हो जाएगा ई रेस टू पी डी वाई। इतना चेंज होगा। नेक्स्ट इज जहां जहां इक्वेशन में y था उन सबकी प्लेस पे x आ जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है बस खाली कि x और y जो है वो आपस में बेसिकली इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे क्या करोगे? इन दिस केस आपके पास सबसे पहले इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। तो इस इक्वेशन में y दिख रहा है जिसका डिग्री 2 है, x दिख रहा है जिसका डिग्री 1 है। तो आपको दिख रहा है कि इक्वेशन में x का डिग्री 1 है, मतलब इसको आप dx बाई डी वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे ही आपने इस इक्वेशन को dx बाई डी वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो ये दिखेगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बेसिकली। इसको रीअरेंज करते हैं। इसको रीअरेंज किया तो आपके पास इक्वेशन आया dx बाई डी वाई प्लस दिस टर्म्स ऑफ x प्लस दिस। ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करो इसको, dx बाई डी वाई प्लस पी टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू। एक बार कंपैरिजन करो और मुझे बताओ एज पर दिस इक्वेशन पी और क्यू का वैल्यू कितना है? देखो जरा, हाउ मच इज पी एंड हाउ मच इज क्यू इन दिस केस? बोलो। 10. सो आपके पास जो पी है वो रहेगा बेसिकली वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास जो क्यू है दैट इज tan इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल कंपैरिजन कर लेते हैं। dx बाई dy एज इट इज, x की जगह पे x एज इट इज, सो दिस टर्म बिकम्स p एंड दिस टर्म बिकम्स q। ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? Yes, sir. चलो, नाउ अब आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट रहेगा दैट इज सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन डायरेक्ट था टी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। पी का वैल्यू हो गया आपके पास वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, क्यू का वैल्यू हो गया tan इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे बेसिकली x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो सबसे पहले आई एफ का वैल्यू निकालते हैं। आई एफ का जो वैल्यू रहेगा दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई इन दिस केस। ठीक है। अब पी डी वाई मतलब पी का वैल्यू हो गया वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। सो आप लिखोगे आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। वॉट इज इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर? 10 inverse y. यस, दिस बिकम्स tan इनवर्स y। वेरी गुड। तो आपका आई एफ का जो वैल्यू होगा वो आएगा ई टू दी पावर में tan इनवर्स ऑफ y। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं, x इंटू आई एफ दैट इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस सी। नाउ अब जो आपके पास टर्म है इसको सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक रहेगा। जो आरएचएस आपके पास है इसमें हम tan इनवर्स y को कुछ अज्यूम कर लेते हैं t। अगर मैं tan इनवर्स y को t अज्यूम करता हूं
व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y? बोलो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y? इट 1 इज by 1 1 अपॉन, upon 1 यस, plus 1 y plus square. सो ये बन जाएगा dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू dt। नाउ tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy अपॉन 1 + y², ये बन जाएगा आपके पास dt। तो क्वेश्चन दिखेगा t इंटू ई रेस टू टी इंटू डी टी। ये सबको क्लियर हुआ अभी? t इंटू ई रेस yes टू टी sir इंटू डी टी, ठीक है। नाउ अब अपने पास क्या होगा, ये जो क्वेश्चन आपके पास बना है t इंटू ई रेस टू टी डी टी, इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली क्या यूज कर लोगे, अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। जब उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो आपको पता है एज पर दी आइलेट रूल ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस बिकम्स योर सेकंड फंक्शन। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दी होल इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करने पे आपको आरएचएस मिल गया। नाउ एलएचएस ऑलरेडी क्लियर था, दैट इज x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y। आरएचएस बिकम्स आफ्टर दिस एक्सप्रेशन आपको t की जगह पे tan इनवर्स y पुट करना है, तो यहां से आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर मिलेगा। सो यहाँ पे जो पार्ट था अपने पास, बिकॉज x के फॉर्म में था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इससे लेंदी हुआ, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन कि आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बिलोंग करता है और फिर उसको सॉल्व करना बेसिकली। नाउ इसी में कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इट सेज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू y प्लस 2x। अब मुझे खाली ये बताओ, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको पढ़ा हुआ है, या सॉरी डिफरेंशिएशन में इसको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टैंजेंट निकालना हो तो उसका स्लोप क्या होता है, उसके स्लोप को आप कैसे लिखते हो बेसिकली। सो हाउ डू यू डिनोट द स्लोप ऑफ टैंजेंट, बताओ जरा। आप कभी भी स्लोप ऑफ टैंजेंट को डिनोट कैसे करते हो? लाइन की इक्वेशन से नहीं बेटा, स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम लिखते थे dy/dx से, याद है? हाँ हाँ, स्लोप ऑफ टैंजेंट आपका हो जाएगा बेसिकली dy/dx। तो टेक्निकली इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है कि आपको यूज करना है dy/dx इज इक्वल्स टू y प्लस 2x, क्योंकि देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू एनी कर्व एट पॉइंट इज इक्वल टू y प्लस 2x, तो आपने लिख दिया dy/dx इक्वल टू y प्लस 2x। अब ये आपका बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये y के टर्म में भी लीनियर है, ये x के टर्म में भी लीनियर है, बट बेसिकली y में यूज करना बेटर रहेगा। तो आपने इसको अरेंज कर दिया dy/dx माइनस y इक्वल टू 2x। अब अगेन इस dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस पार्ट को इससे कंपेयर करो और मुझे बताओ p और q का वैल्यू कितना है। p -1 है यस, p इज -1 एंड व्हाट अबाउट q? 2x यस, q इज इक्वल टू 2x। अब अगर p -1 आ गया, q इज इक्वल टू 2x आ गया, तो यहां से हम क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले if हो जाएगा e टू द पावर माइनस या e टू द पावर -1 dx, मतलब e टू द पावर -x। q आपके पास 2x है, तो आपको खाली वैल्यू पुट करनी है। if बन गया e रेस टू -x, आपके पास वैल्यू पुट किया y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x इंटू if इंटू dx। अब मुझे बताओ, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, या इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे? x इंटू ई रेस टू -x, ये इंटीग्रेट कैसे होगा? बाय पार्ट्स ही लगाएंगे यस, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली आपको बाय पार्ट्स, ठीक है। बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? लिएट रूल लगाएंगे यस, लिए टूल लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बेसिकली सेकंड फंक्शन हो जाएगा ई रेस टू -x, फर्स्ट फंक्शन आपके पास ऑलरेडी है दैट इज इक्वल टू x, तो उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये सबको क्लियर हुआ अभी? यस सर चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो इसमें जो एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं मैंने बता दिए हैं, इनको एक बार ट्राई कर लेना। अब इसमें एक लास्ट एप्लीकेशन आता है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे रियल लाइफ क्वेश्चंस और यू कैन से वो क्वेश्चंस जिनको आप डायरेक्टली यूज करके कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो वो आते हैं। एक होता है आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन और एक होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का क्वेश्चन, ठीक है। ना ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और पॉपुलेशन ग्रोथ में एक कॉमन चीज है बेसिकली कि विद द इंक्रीज इन टाइम दोनों चीजें बढ़ती हैं विद अ सर्टेन रेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है
कंडीशन इस तरीके से होती है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। इट मींस देयर इज अ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया if the population P increases at time t, then the rate of change of P is proportional to population present at the time, ठीक है। अब हमेशा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक टर्म यूज होगा जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है। जब रेट ऑफ चेंज बोलेगा तो आपको क्या करना है, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है। जैसे यहाँ पे बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टेक्निकली वो हो गया आपके पास डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करोगे तो आपके पास आएगा डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी। डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ पी। नाउ नेक्स्ट इज, आप इस पी को अपॉन में लेके आओगे तो ये बनेगा डीपी बाई पी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डी टी। डीपी बाई पी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी टी। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करो। जब इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे सो डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, बेसिकली आपके पास लॉन ऑफ पी। के डी टी का जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा के टी प्लस सी। यहां से आपको इक्वेशन मिलेगा पी इज इक्वल टू सी टाइम्स ई टू द पावर के टी। सो बेसिकली हमने किया क्या, हमने गिवन कंडीशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। यहां तक का पार्ट सबको समझा अभी? पॉपुलेशन के क्वेश्चन, बैक्टीरिया ग्रोथ के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सेम लॉजिक पे वर्क करेंगे, आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना होगा बेसिकली। तो जस्ट कंफर्म करो कि ये इक्वेशन को मैंने सॉल्व कैसे किया और लिखा कैसे, ये पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो समझो, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ना इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि कंडीशन किस तरीके से बन रही है, उनको आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है और कंडीशन को यूज कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बेसिकली। सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ। इट सेज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, ठीक है। आपको उसने बोला है कि एक टाउन की पॉपुलेशन है, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है इस रेट से, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, या आपको कंडीशन दिया था कि पी, आपने पॉपुलेशन ले लिया, रेट उसने सेम दे रखा है कि डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू के पी, बेसिकली वही था डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी, तो आपने लिख दिया डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी। इक्वेशन भी आपको पता है सेम चलेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज कंडीशंस पे, ठीक है। कंडीशन कैसे समझनी है वो देखो। if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, तो कैन आई से टाइम t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन थी 40,000 और उसके 40 साल के बाद, ठीक है, पॉपुलेशन हो गई 60,000। सबको ये कंडीशन समझी? यस सर। ठीक है। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि अगर टाइम और 20 ईयर्स चला गया तो अब पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली दो कंडीशन दी है, थर्ड आपसे पूछी है, समझना। आपके पास इक्वेशन पहले से आ गया था, P इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर के टी। इसमें ए और के ये दो अननोन है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला, टाइम t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन 40,000 था, तो आपने t को 0 पुट कर दिया, पॉपुलेशन को 40,000 पुट कर दिया, मतलब आपको a का वैल्यू मिल गया 40,000। नेक्स्ट, टाइम t इक्वल टू 40 पे पॉपुलेशन 60,000 था, सो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इज 60,000 व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 40। अब आपने यहाँ पे पुट किया, सो e रेज टू 40k इज इक्वल टू 3/2। अब e रेज टू 40k इज इक्वल टू 3/2 आया है, मतलब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इस केस से k का वैल्यू मिलेगा बेसिकली, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा एक सेकंड, k को नहीं, इसने इसको इस फॉर्म में ही रखा हुआ है फिलहाल के लिए। सो अब आपको उसने क्या बोला है, आपको पॉपुलेशन तब निकालनी है जब आपका टाइम कितना हो गया, बेसिकली 60 ईयर्स। तो यहाँ पे एक कंडीशन समझना, ए 40,000 आया था, ई रेज टू 40k इज इक्वल टू 3/2, ये इक्वेशन आई थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टाइम t इक्वल टू 60 ईयर्स पे पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 60 ईयर्स पे जब पॉपुलेशन निकालेंगे तो आपके पास पॉपुलेशन का आपके पास वैल्यू कितना आएगा, 40,000 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 60k, दैट इज 40,000 टाइम्स ऑफ, अब ई टू द पावर 60k है, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया कैसे, मुझे ऑलरेडी ई टू द पावर 40k का वैल्यू पता है, दैट इज 3/2, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ई टू द पावर 40k की पावर 3/2, और यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये सब कैलकुलेशन के लिए आपको उसने इन्फॉर्मेशन में डेटा दे रखा था कि √3/2 का वैल्यू होता है ये, तो आपको ये यूज करना था बेसिकली। तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा कि पॉपुलेशन आफ्टर 60 ईयर्स इज दिस मच।
नाउ इस पार्ट को बोलते हैं इसका एप्लीकेशन। द रीजन इज कि यहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके आप कंडीशंस वाइज बता सकते हो कि कितने टाइम के बाद क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं। जैसे पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रहा है, अगर आपको ये पता है तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इतने टाइम पे कितना पॉपुलेशन होगा। सेकेंडली, अगर आपको जैसे बैक्टीरिया का रेट ऑफ इंक्रीज पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे आपके पास किस तरीके से चीजें मूव करने वाली है। सो दिस इज समथिंग जहां पे आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करते हो बेसिकली। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. If the original number n doubles in 3 hours, then find in how many hours the number of bacteria will be 4n. सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया था? इट सेज बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, if the original number n doubles in 3 hours, ठीक है, if the original number n doubles in 3 hours, find in how many hours the number of bacteria will be 4n. So क्वेश्चन में उसने क्या बोला? जो पॉपुलेशन का क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम कंडीशन। सॉरी, नेटवर्क का इशू था, जस्ट अ सेकंड। ओके, so it says bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. If the original number n doubles in 3 hours, in how many hours the number of bacteria will be 4n? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे इसको समझना। उसने क्वेश्चन में क्या बोला आपके पास कि इस केस में आपका जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया दोनों सेम चीज चल रही है बेसिकली। dx by dt इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x। ठीक है, नाउ इक्वेशन यहां भी सेम बनेगा। अब आपको कंडीशन क्या दिया है वो समझो। इफ द ओरिजिनल नंबर n डबल्स इन 3 आवर्स, ठीक है, तो कैन आई से टाइम t इक्वल टू 0 पे आपका जो नंबर था वो n था, और टाइम t इक्वल टू 3 आवर्स पे नंबर क्या हो जाएगा बेसिकली 2n। ये सबको समझा? उसने पूछा Yes, है sir. कौन से टाइम पे आपका नंबर 4n होगा। तो अगेन सेम कंडीशन यूज करेंगे। सबसे पहले आपने इनिशियल नंबर लिया n, उस समय टाइम था t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब आपको फर्स्ट कांस्टेंट मिल गया c1 इज इक्वल टू n। नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू n e टू द पावर kt। सॉरी, ये आपका इक्वेशन था। अब सेकंड कंडीशन दिया था कि x अगर 2n है तो उस टाइम पे टाइम आपके पास है 3 आवर्स बेसिकली। नेक्स्ट इक्वेशन पुट किया तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन मिला e टू द पावर 3k इज इक्वल टू 2। अब आपको निकालना था कि कौन से टाइम पे x 4n हो जाएगा। ठीक है, x अगर 4n हो जाएगा तो उस केस में आपका ये इक्वेशन बनेगा। सिंप्लीफाई किया आपने तो आपको टाइम मिल जाएगा 6 आवर्स। इसको लॉजिकली भी कर सकते थे, पता है कैसे? आपने देखा कि 3 आवर्स में पॉपुलेशन n से 2n हो गया, मतलब डबल हो गया बेसिकली। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपके पास 3 आवर्स रहेगा उसमें क्या हो जाएगा पॉपुलेशन, बोलो? वापस से डबल हो जाएगा, 2n का डबल दैट बिकम्स बेसिकली 4n। ये सबको समझा लॉजिकली मैंने कैसे बोला? 3 आवर्स में इट इज डबल, n से 2n हुआ, तो आने वाले 3 आवर्स में वापस से डबल हो जाएगा, तो 2n का डबल कितना हो जाएगा बेसिकली 4n। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड।
नाउ अब इसी में और भी एप्लीकेशन है, दैट इज रेडियो एक्टिव डीके। इट इज फर्स्ट एप्लीकेशन, यू कैन से अनदर एप्लीकेशन। रेडियो एक्टिव डीके मतलब क्या होता है, आपको पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी होते हैं ना, इनको अगर आप ओपन छोड़ दोगे तो ये अपने आप खुद को डिसइंटीग्रेट करते हैं और उससे इनका आपके पास डीके होता है बेसिकली। सो ये डीके किस तरीके से वर्क करता है, पॉपुलेशन विद टाइम बढ़ती है, रेडियो एक्टिव डीके विद टाइम कम होता है बेसिकली। तो इसलिए देखो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाता है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट था। सो dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस के एक्स, बाकी पूरा इक्वेशन सेम चलेगा, कोई कंडीशन में डिफरेंस नहीं है। सो पॉपुलेशन में जो प्लस के एक्स था या प्लस के पी था, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सबको ये समझा कि मैंने वहां पे प्लस और यहाँ पे माइनस क्यों लिखा? Yes, sir. हाँ, बिकॉज वहां पे रेट बढ़ रहा था इसलिए आपने उसको पॉजिटिव लिखा, यहाँ पे रेट कम हो रहा है इसलिए उसको आपने नेगेटिव लिखा बेसिकली, ठीक है। चलो नाउ अब इस केस में आपके पास एक और एग्जांपल आता है, इसको हम हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं और ये रेडियोएक्टिव वाले पार्ट के लिए यूज होता है बेसिकली। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑलरेडी, कि कोई भी सब्सटेंस अपने एक्चुअल क्वांटिटी से हाफ क्वांटिटी में कब पहुंचेगा उसको हम बोलते हैं बेसिकली हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड पे उसका जो अमाउंट अगर स्टार्टिंग में एक्स था तो हाफ लाइफ पे उसका अमाउंट बेसिकली एक्स बाई टू हो जाता है। तो आपको यहां से हाफ लाइफ को यूज करना होता है। नाउ अब इस केस में सपोज उसने कंडीशन दिया है, बिस्मथ हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 days, a sample originally has a mass of 800 mg, find the mass remaining after 30 days बेसिकली। तो इसने क्या बोला, बिस्मथ का हाफ लाइफ पीरियड है 5 days, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे वो जो आपके पास एक्स क्वांटिटी रहेगी, जैसे यहाँ पे इसने बोला है बेसिकली 800 mg। सो टी इक्वल टू 5 days पे ये कितना हो जाएगा बेसिकली 400। ये सबको समझा कैसे लिखा मैंने? हाफ लाइफ Yes. मतलब, हाँ, सब्सटेंस की क्वांटिटी हाफ कितने टाइम में होगी ये आपको बताना था बेसिकली। तो आपके पास जब उसका टी इक्वल टू जीरो पे टाइम था, सो वो था 800 और उसका क्वांटिटी। नेक्स्ट इज टी इक्वल टू 5 पे ये हो जाएगा बेसिकली 400, ठीक है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। हाँ, इट सेज फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 days, ठीक है। अब इसने क्या बोली थी कंडीशन, आपने सेम इक्वेशन यूज किया, सबसे पहले t इक्वल टू जीरो पे आपने x को रख दिया 800, तो दिस बिकम्स 800 इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, मतलब 800 इक्वल टू हो गया बेसिकली आपके पास c। अब आपने इक्वेशन में यहाँ पे c का वैल्यू पुट किया तो आपके पास एक्सप्रेशन जो मिला वो मिला 800 e की पावर माइनस के टी। फिर मैंने नेक्स्ट एक्सप्रेशन यूज कर दिया कि जब x 400 था तब टाइम t बाई टू हो गया था, यानी 5 days हो गया था बेसिकली। सो x इक्वल टू 400 पुट किया, टाइम को 5 days पुट किया, तो आपको नया इक्वेशन मिल गया विच इज ई रेस टू पावर माइनस 5k इज इक्वल टू हाफ। अब एज पर दी क्वेश्चन आपको निकालना था कि क्वांटिटी जब t कितना हो जाएगा बेसिकली 30, जब t 30 होगा तो उस केस में आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा x इज इक्वल टू 800 ई टू द पावर ऑफ -30k। नाउ -30k मतलब क्या हो गया, आपके पास e की पावर -5k ऑलरेडी था, तो कैन आई से अगर मुझे e टू द पावर -30k चाहिए तो आई कैन राइट इट टू बी, सॉरी 30k, आई कैन राइट इट टू बी e टू द पावर -5k होल की पावर 6। ये सबको समझा कैसे लिखा मैंने? पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 30 को डिवाइड कर लिया 5 और 6 के फॉर्म में, तो दिस बिकम्स e टू द पावर -5k होल टू द पावर 6, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या बनेगा, 800 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 इज नथिंग बट बेसिकली 32, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा इट इज 12.5। तो आपके पास आफ्टर 30 days जो मास होगा वो बचेगा बेसिकली 12.5। अब इसको आप मैनुअली भी कर सकते थे वेरीफाई करने के लिए, रीजन समझना। सबसे पहले 800 था, पहले 5 दिन पे आधा हो गया मतलब 400, नेक्स्ट 5 दिन बाद कितना बचेगा बोलो, और आधा हो गया दैट इज 200, फिर नेक्स्ट 5 पे 100, फिर नेक्स्ट 5 पे 50, फिर नेक्स्ट 5 पे 25, और फिर नेक्स्ट 5 पे 12.5। आप चेक करो, दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहां से आपके पास 30 days जो उसने बोले थे उसको आप मैनुअली भी कर सकते थे, वही आपको आंसर भी मिला है फाइनली, दैट इज बेसिकली 12.5। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? कंफर्म करो, यस और नो? Yes, sir. चलो नेक्स्ट इज
इसी का एक और एप्लीकेशन है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? सो इट इज डी थीटा बाई डी टी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ, सॉरी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या था ना, अपने पास एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, विच इज अगर आपने एक बॉडी जो एक हायर टेम्परेचर पे है उसको सराउंडिंग से एक्सपोज कर दिया, तो ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। बेसिकली उसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोला गया। दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि सपोज करो आपके पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है कुछ थीटा, और टेम्परेचर ऑफ द मीडियम या टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है बेसिकली थीटा नॉट। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उन दोनों में, फॉर एग्जांपल लेट्स से सराउंडिंग टेम्परेचर 40 डिग्री है और बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा बेसिकली। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम लिखते हैं बेसिकली थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, इसको कंडीशन को इसने क्वेश्चन में दे रखा था। तो आपने क्या किया, डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली इक्वल्स टू माइनस के इंटू थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट, ये आपका इक्वेशन बनेगा बेसिकली। नाउ अब इसी इक्वेशन को जब आप पूरा रीअरेंज करते हो तो पता है आपको क्या मिलता है? दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में यूज करना होगा। इट इज थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन माइनस थीटा नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसमें समझना क्या है, थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो आपको किसी इंस्टेंट पे निकालनी है। थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ मीडियम जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। थीटा वन इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी स्टार्ट से आपके पास टेम्परेचर दे रहा था वो टेम्परेचर रहेगा। टी इज ऑब्वियसली टाइम, जैसे यहाँ पे इसने बोला वाटर एट 100 डिग्री कूल्स इन 10 मिनट्स टू 88 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले कहना है इसे, जो 100 डिग्री है ये बेसिकली मेरे पास हो गया थीटा वन, क्योंकि ये इनिशियल टेम्परेचर है। टाइम उसने बोला 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद जो आपका वाटर है उसका टेम्परेचर कितना हो गया बेसिकली 88 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया थीटा का वैल्यू।
रूम टेम्परेचर दिया है बेसिकली 25 डिग्री। 25 डिग्री रूम टेम्परेचर मतलब बेसिकली ये अपने पास हो गया थीटा नॉट। सो मुझे खाली ये कंफर्म करो, जो मैंने ये एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई किया है, ये पार्ट सबको समझा कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? Yes, sir. ठीक है, अब अपने इक्वेशन पे आते हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, सॉरी। सो इन दिस केस आपको जो कंडीशन दिया था, हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि इनिशियल टेम्परेचर थीटा वन जो है दैट इज बेसिकली 100 डिग्री। नेक्स्ट इज 88 डिग्री आपके पास हो गया थीटा, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज 25 डिग्री जो है दैट इज द सराउंडिंग और मीडियम का टेम्परेचर। तो आप खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे। थीटा इट इज गिवन टू यू दैट इज 88, theta 1 that is surrounding temperature 25, theta 1 minus theta naught मतलब 100 minus of 25 that is 75 e to the power minus 10k। तो दिस इज द इक्वेशन, सिंप्लीफाई करके आपको e raised to minus 10k मिलेगा। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। नाउ इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको थीटा निकालना है एट टाइम t इक्वल टू 20 मिनट्स। तो आपने सिंपली यहाँ पे सिर्फ टाइम को टी की जगह पे 2 कर दिया या 10 की जगह पे 20 कर दिया, तो इक्वेशन विल रिमेन सेम। आपके पास सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा और इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता था, तो वैल्यू पुट किया, जिससे आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो भी सिमिलर पार्ट पे ही बेस्ड है, सिमिलर टाइप पे ही बेस्ड है। आपको सिर्फ इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन में हमने क्या लॉजिक देखा, एप्लीकेशन में देयर इज अ सिंपल लॉजिक कि आपको सिंप्लीफाई करने के लिए जो जो स्टैंडर्ड केसेस हैं उनके सॉल्यूशंस पता होना चाहिए बेसिकली। अब आपके पास जो सिंप्लीफाई करोगे वो पार्ट के लिए आपके पास सिर्फ हर एक का स्टैंडर्ड केस पता होना चाहिए। जैसे पॉपुलेशन वाले केस के लिए इट इज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, बैक्टीरिया के लिए भी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रेडियो एक्टिव डीके के लिए dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स, हाफ लाइफ पीरियड के लिए सेम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए दिस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशंस पता है तो इन सबको आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब इसी में एक आखिरी एप्लीकेशन और है, दैट इज अ बेसिक सरफेस एरिया का एप्लीकेशन। इसने क्या बोला, water is being poured into a vessel
in the form of a inverted right circular cone of semi-vertical angle 45 degree in such a way that the rate of change of volume at any moment is proportional to the area of the curved surface which is wet at that moment. Initially, the vessel is full to a height of 2 centimeter, and after 2 seconds, the height becomes 10 centimeter. Show that after 3.5 seconds from the start, the height of the water will be 16. इसने क्या बोला कि ऑलरेडी आपके पास इसमें पानी फिल कर रहे हैं हम लोग, ये फिल कर रहे हैं तो आपके पास एक इनिशियली कंडीशन दे रखा था उसने कि 45 सेंटीमीटर का सेमी वर्टिकल एंगल है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज dv by dt is proportional to द कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, दैट इज सरफेस एरिया जो भी रहेगा उससे प्रोपोर्शनल रहेगा. तो यहां से आपको कंडीशन लिखना था बेसिकली. सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका दैट इज पाई आर एल. ये होता है आपके पास कर्व सरफेस एरिया. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. हाँ, सॉरी. सो आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन था बेसिकली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई करूं तो आपको इनिशियली हाइट दिया था 2 सेंटीमीटर. आफ्टर 2 सेकेंड हाइट कितना हो गया था बेसिकली 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इनिशियल हाइट था आपके पास 2 सेंटीमीटर. आफ्टर 2 सेकेंड जो हाइट था बेसिकली वो हो गया था 10 सेंटीमीटर. नाउ अब अपने पास जो कंडीशन है उसको मैं इस तरीके से देख रहा था कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 द हाइट इज 2. एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड द हाइट बिकम्स आपके पास 10 सेंटीमीटर. नाउ एज पर दी कोन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एक कंडीशन ट्रू होती है विच इज रेडियस और हाइट का रिलेशन. रेडियस हाइट का रिलेशन किस तरीके से आता है, हमेशा आप ये ट्राइंगल यूज करते हो दैट इज tan 45. tan 45 होता है आपके पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज इस केस में r बाय एच. तो r इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बेसिकली h. सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को तो ये आपके पास बनेगा r इज इक्वल टू h. और यहाँ पे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में कनेक्शन मिल जाएगा दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. और क्योंकि r इक्वल टू h तो आपने लिख दिया l इज इक्वल टू 2h स्क्वायर मतलब l इज इक्वल टू 2h. अब सरफेस एरिया जो है वो अपने पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल. एल को आपने एच के फॉर्म में लिया, आर को भी आपने एच के फॉर्म में लिया, तो आपको सब कुछ हाइट के फॉर्म में मिल गया बिकॉज अल्टीमेटली आपको हाइट का चेंज निकालना था. कंडीशन उसने बोली थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. दैट मीन्स dv बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू जहां पे c कांस्टेंट है. तो आपने इंटीग्रेट किया और सिंप्लीफाई किया सो आपको मिलेगा यहाँ पे dv बाई dt इज नथिंग बट इक्वल्स टू के एच स्क्वायर. वॉल्यूम को सिंप्लीफाई किया आपके पास तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, वॉल्यूम का अपने पास सिंपल फॉर्मूला था दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आपने यहाँ पे आर की जगह पे एच पुट किया एज पर दी क्वेश्चन तो आपको वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मिल गया. अब आपने इस एक्सप्रेशन से dv बाई dt निकाल लिया. dv बाई dt जो होगा ये हो जाएगा बेसिकली पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी. dv बाई dt इज बेसिकली पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी. नाउ इस पार्ट को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर. अरेंज किया तो डी एच बाई डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू के बाय पाई. मतलब आपको हाइट का रिलेशन मिल गया कि हाइट इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए टी प्लस बी. अब आपको कंडीशन दे रखा था उसने, कंडीशन इसकी हाइट इनिशियली 2 था जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो बी का वैल्यू आ गया 2. सिमिलरली हाइट आपके पास 10 था जब टाइम 2 सेकेंड्स हुआ था तो वहां से ए का वैल्यू आ गया. मतलब हाइट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट इज गिवन बाय एच इक्वल टू 4t प्लस बी. आपको निकालना था या आपको प्रूफ करना था कि जब 3.5 सेकंड होंगे तो हाइट होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर. आपने 3.5 को पुट किया, हाइट आपका आ गया 16. नाउ अब इन क्वेश्चंस में खास बात क्या होती है समझना. सबसे पहले आपको जब भी कोन का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये एंगल से इस रिलेशन को निकाल लेना है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू आर बाय एच. ये रिलेशन कोन के क्वेश्चंस में हमेशा फिक्स रहेगा, ये आपको हमेशा हेल्प भी करेगा और रिलेशन फिक्स भी रहेगा. नेक्स्ट इज कोन के केस में पाइथागोरस चलता है तो इक्वेशन बनता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये आपके पास कंडीशन रहेगा बेसिकली दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इस रिलेशन या पाइथागोरस के इक्वेशन के थ्रू आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो tan थीटा इक्वल टू आर बाय एच इज वन कंडीशन. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज बेसिकली सेकंड कंडीशन आपके पास. नाउ इन दोनों रिलेशन के थ्रू आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो. जो भी कौन का क्वेश्चन आएगा वो इससे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ तक इसका एप्लीकेशन पार्ट था. अगेन मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं. सो डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी एप्लीकेशन के पार्ट थे उनके क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना. इसके क्वेश्चन आपके 4-5 मार्क्स में आ जाते हैं बेसिकली. ठीक है, सो विद दिस अपना ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है.
किसी को भी कुछ डाउट इस पर्टिकुलर पार्ट में? एनीवन? चलो, दैट्स इट, क्लोज करते हैं फिर इसको। आगे अपना शीट आपका ग्रुप पे आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लो। बाकी का पार्ट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।